हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई सभी की, बताना एक बार। आशीष, हिवरले, पवन, गुसैन, सबसे पहले इन दोनों के हमारे पास कमेंट आए हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। योगेंद्र सिंह यादव जी का भी कमेंट हमारे पास में आया है। गौरव शर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। से चल रही है भाई क्लास? श्याम कुमार गुप्ता, अच्छा पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, कल से आपकी जो क्लास है वो रात को 9 बजे होगी, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे को भी 9 बजे यूट्यूब पर क्लास हुआ करेगी। ये पूरे वीक आपका 9 बजे वाला टाइम जो है फिजिक्स के लिए फिक्स हो गया है। यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी फिजिक्स की 9 बजे रात को, जो भी 7:30 बजे आपके साथ क्लास होती है, ये रात को 9 बजे हुआ करेगी मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे को आप यूट्यूब पर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। केशव, पंकज, साहिल, पवन सिंह, ओलोक के कह रहे बच्चे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब कल क्लास 7:30 बजे नहीं है, मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे का टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट के डायरेक्शन में आपने बोला कि चार्ज के एक फिक्स डायरेक्शन में करंट होती है। वसीम अहमद, इसका मतलब यह है कि आपने सारी क्लास नहीं ली है। जब आपको हमने काइनामेटिक्स पढ़ाया था तो वहां पे जब स्केलर और वेक्टर पढ़ाया था, अदिश और सदिश राशि, तो वहां पे आपको बताया गया था कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है डायरेक्शन होने के बावजूद भी। तो एक तो क्लास सारी देखा करो, है ना, जो चीज बता दी मत पूछा करो बार बार आगे। अब 9 बजे कौन सी क्लास होती है कौन सी नहीं, पर अपने डेली 9 बजे चला करेगी, और हमारे पास इस समय कोई टाइम नहीं है दूसरा, और हम चाहते नहीं कि किसी दिन 7:30 बजे क्लास हो, किसी दिन 9 बजे हो, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे जो है वो 9 बजे का ही स्लॉट एक हमारे पास में बचता है, उसी टाइम पर क्लास होगी, ठीक है। हो सकता है कि ज्योग्राफी वाले सर से बात कर लेना अगर टाइम चेंज हो जाए उनका। मंडे टू फ्राइडे एक क्लास को या बाद में देख लेना यार, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे 9 बजे, और मैंने कहा कि सैटरडे संडे को भी 9 ही बजे होगी यूट्यूब पर, ताकि हम डेली एक ही टाइम पर मिलें। ये फिक्स टाइम रहेगा आपके साथ अगले कुछ दिनों तक। हालांकि इसमें जो एक बैच चल रहा है, बैच नंबर 28, वो तो ज्यादा बचा नहीं है, उसका जल्दी खत्म होने का नंबर आ जाएगा। बाकी जो बैच है जैसे उनका खत्म होने का नंबर आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो आज हम एक क्वेश्चन पहले देखते हैं। अगर मैंने आपको नहीं कराया, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कराए कि नहीं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, इस क्लास की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना, ये करो। शुभम भाई, ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ना 9 बजे जो हमने किया है ना कि ज्योग्राफी की क्लास होती है कुछ की, तो एक बार भाई वो एडजस्ट कर लेना। ये टाइम ना 9 बजे का रहेगा मंडे टू फ्राइडे ना, सैटरडे संडे भी हम 9 बजे ही यूट्यूब पे क्लास लेंगे, तो एक बार कर लेना सर से बात। लो भाई, हमने मैसेज भेज दिया है, तो जो लड़का शेड्यूल लगाता है वो एडजस्ट कर लेगा। मैसेज चला गया है, आपने सुना भी होगा होता ना वो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला। चलो अब इसमें क्वेश्चन है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो। ये क्वेश्चन कराया नहीं कराया हमने आपको भी? देखो बेटा, आपको 220 वोल्ट के सोर्स से 5 एम्पीयर की करंट चाहिए, तो कह रहा हमारे से कि 176 ओम के कितने तारों को समानांतर क्रम में, पार्श्व क्रम का होता है समानांतर क्रम में जोड़े। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए कि कितने तार पैरेलल में जोड़े, 2, 4, 8, 10, 12 कितने जोड़े कि इतने वोल्ट से इतना करंट मिल जाए, तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि उसने कितना वोल्टेज दी है, आप कहेंगे सर 220 वोल्ट, और करंट कितनी मिलती है इससे 5 एम्पियर की। तो अगर 220 वोल्ट से अगर आपको 5 एम्पियर की करंट चाहिए, तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस होना कितना चाहिए पहले आप ये निकालो। भाई 220 वोल्ट से मुझे 5 एम्पीयर करंट चाहिए, तो V इक्वल टू होता IR, तो V की वैल्यू है 220
आई है 5, आर निकालना है, तो आर की वैल्यू हो गई 44 ओम। यानी कि एक्चुअल में अगर आपको 220 वोल्ट से 5 एम्पीयर की करंट चाहिए थी तो 44 ओम 44 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब ये 44 ओम का रेजिस्टेंस कैसे बनाना है हमें? 176 ओम के तार पैरेलल में जोड़कर। तो 176 के तार कितने जोड़े कि 44 बन जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप सीधा एक शॉर्टकट ये अपना सकते हैं कि आपको 44 ओम बनाना है, कितने से? 176 से। तो 176 ओम से बनाना है कितना? 44। तो जितना बनाना है ना तो उसे उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। कितना बन गया ये? 4। तो ए ऑप्शन सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है। हालांकि पेपर में तो आप शॉर्टकट ही सही करना कि रेजिस्टेंस देख लेना कितना बनाना है, जितना बनाना है ना उसी नंबर से रेजिस्टेंस को भाग कर देना आ जाएगा। ये एक्चुअल हमने करा कैसे, अगर हम डिटेल में जाएं, भाई हमारे से कहा कि 176 ओम के कितने तार पैरेलल में जोड़े हैं, यानी हर तार का रेजिस्टेंस है 176 ओम। तो ऐसे केस में हम यही कर सकते हैं कि हम ये मान लें कि 176 ओम के मान लो कि हमें n तार जोड़ने पड़ रहे हैं पैरेलल में, n तार। तो अगर मैं 176 ओम के तार पैरेलल में जोड़ूंगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा? पैरेलल में अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तार है उसे डिवाइड कर दो। अब मुझे इनका इक्विवेलेंट बनाना कितना है? 44 ओम बनाना है। तो 44 हो जाएगा 176 ओम बटे n, भाग करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। ये तो हो गया डिटेल। लेकिन ऐसा नहीं करना, बस सीधे याद रखना जब भी नंबर ऑफ वायर पूछे तो आप ये देखो कि मुझे कितने वोल्ट से कितना करंट चाहिए। 220 वोल्ट से 5 एम्पीयर चाहिए, यानी कि मुझे 44 ओम जो है 44 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो जितना रेजिस्टेंस मुझे बनाना है उसी नंबर से भाग कर देंगे, हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को सभी? अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव, धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव। ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से सब बच्चे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव पड़ेंगे। इसके नाम से को सुनो, आप ध्यान से पढ़ो 2-3 बार। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि जो करंट है वो कैसा इफेक्ट पैदा करता है? हीट का, गर्मी पैदा कर देती है करंट। धारा का उसमें प्रभाव यानी कि धारा जो है उष्मा पैदा कर सकती है, गर्मी पैदा कर सकती है। कैसे? अगर मेरे पास मान लो एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है R, अगर मैं इसे I करंट पास कर दूं T समय तक, तो अगर एक तार का रेजिस्टेंस अगर R है और उससे I करंट पास कर दी जाए T समय तक, तो उससे कितनी हीट पैदा होगी? उससे हीट पैदा होगी I² RT। इसे जूल इफेक्ट भी कहा जाता है, जूल प्रभाव। तो अगर किसी तार से I करंट पास की जाए, R प्रतिरोध अगर तार का है तो उससे हीट पैदा होती है I² RT। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर करंट सेम है, मान लो इस वाले तार से भी आपने 5 एम्पीयर करंट पास की, दूसरे से भी 5 एम्पीयर पास की, अगर करंट सेम हो तो जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पहले तार से मैंने 20 एम्पीयर करंट पास की, दूसरे से 20 एम्पीयर की पास की, अगर करंट सेम है तो जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर हीट, गर्मी पैदा कैसी होगी? ज्यादा मात्रा में। दूसरा, अगर आपने इसे फॉर्मूला लिखा होगा तो अगर आपने कल की क्लास ध्यान से देखी हो तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर कल आपने हमें बताया था कि जो I² R है ये तो पावर का फॉर्मूला होता है, यानी हीट जो है मैं इसे पावर इनटू टाइम भी लिख सकता हूं। दूसरा, अगर पावर के 3 फॉर्मूले तो हीट के भी 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। पावर का फॉर्मूला था एक VI, तो एक हीट का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। एक पावर का फॉर्मूला था I² R, तो बन जाएगा I² RT। एक हीट का फॉर्मूला, एक पावर का फॉर्मूला था V²/R, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा V²/RT। तो इसे पावर के 3 फॉर्मूले थे, ऐसे हीट के भी 3 फॉर्मूले आ गए। अब यहाँ पे देखो कई बार बच्चे कैसे फंस जाते हैं, वो कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला कह रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी, और ये फॉर्मूला कह रहा है कि तो R नीचे है, ये कह रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट कम पैदा होगी। तो कौन से वाला फॉर्मूला सही? दोनों फॉर्मूले सही, ध्यान रखना। देखो, अगर करंट सेम हो, दोनों तारों में सेम करंट पास कर रही हो, तो फिर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी। लेकिन अगर दोनों तारों के सिरे पर सेम वोल्टेज लगाएं, पहले तार के सिरे पर भी 220, दूसरे में 220, अगर वोल्टेज सेम हो फिर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा पैदा होगी। देखो एक्चुअल में होता क्या है भाई, V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू हो गया V बाई आर। अगर वोल्टेज बेटा सेम है भाई, उतनी वोल्टेज यहाँ पे लगाई आपने, उतनी वोल्टेज यहाँ पे लगाई, अगर आप वोल्टेज सेम लगाओगे, वोल्टेज को आपने फिक्स कर दिया, तो जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर करंट ज्यादा पैदा होगी, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर करंट ज्यादा पैदा होगी। अगर करंट ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा पैदा होगी। है बात एक ही, लेकिन आप इस बात को ऐसे याद रखना कि अगर आपसे कोई कहे कि दो तार हैं, दोनों में सेम ही करंट पास कर रही है, अगर करंट सेम हो तो फिर जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए आसान करने के लिए, अगर करंट सेम है, दो तार हैं, पहले में भी 2 एम्पियर करंट, दूसरे में 2 एम्पियर, तो फिर जो हीट है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अंदर गर्मी ज्यादा पैदा होगी। लेकिन अगर करंट सेम नहीं है, वोल्टेज सेम है, दोनों तारों के सिरे पर सेम वोल्टेज है 120, अगर वोल्टेज सेम हो तो फिर जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर हीट कम पैदा होगी, क्योंकि फिर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर करंट कम पास करेगी तो उसमें हीट कम पैदा होगी। तो आप सीधा याद रखना, करंट सेम है तो ज्यादा रेजिस्टेंस के अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी, वोल्टेज अगर सेम है तो कम रेजिस्टेंस में हीट ज्यादा पैदा होगी। तो आपको रट्टा नहीं मारना है कि ज्यादा रेजिस्टेंस में हीट पैदा होती है कब, अगर दोनों तारों से सेम करंट जा रही हो। अगर दोनों के सिरे पर सेम वोल्टेज लगी होगी फिर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर हीट क्या पैदा होगी, ज्यादा। अब एक बार ये उतार लो। अब मैं यहां से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन आपसे 1 बाय 1 पूछे जाएंगे, इनका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 ओम प्रतिरोध का कोई वैद्युत हीटर, ये वैद्युत हीटर है, कोई वैद्युत हीटर 2 घंटे तक 15 एम्पियर वैद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। ये क्वेश्चन करो, देखते हैं कौन धुरंधर करेगा सही। क्वेश्चन नंबर 8। करो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इतना टाइम लगाओगे भाई फिर तो हो गया काम, मतलब बहुत स्लो चल रहा है। देखो इसने कहा कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई वैद्युत हीटर 2 घंटे तक 15 एम्पियर वैद्युत धारा लेता है। तो आपको उसने रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस कह रहा भाई कितना है, रेजिस्टेंस है 8 ओम, और 2 घंटे तक नहीं टाइम दे रखा, 2 घंटे तक 15 एम्पियर की करंट लेता है, 15 एम्पियर की करंट लेता है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। अब बड़े ध्यान समझना, उसने इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितनी हीट पैदा होगी, कितनी ऊष्मा पैदा होगी, ऊष्मा की दर पूछ रहा है। और मैंने कहा था कि दर का मतलब होता है टाइम से भाग करना, यानी उसने आपसे हीट नहीं पूछा है, उसने हीट h बाई टी की वैल्यू पूछी है। भाई आपको पता है कि h इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। उसने पूछा है ऊष्मा की दर, दर का मतलब समय से भाग करना, यानी उसने केवल आपसे आई स्क्वायर आर पूछा है। टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको निकालना ही केवल आई स्क्वायर आर है। क्योंकि आपको क्या निकालना है, हीट अगर निकालनी होती तो हम आई स्क्वायर आर टी करते, लेकिन उसने हीट नहीं पूछा, हीट की दर पूछ रहा है, रेट आई स्क्वायर आर। तो 15
आई करंट है 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, आर की वैल्यू 8, सोल्व करेंगे तो 1800 आ जाएगा। और हीट को नापते हैं जूल में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, यानी 1800 जूल पर सेकंड। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये 2 घंटे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप इस घंटे को क्या करोगे, मिनट में बदलोगे, मिनट से बदलोगे सेकंड में, उसका जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी। और उस क्वेश्चन में कहता है कि आप बताओ कितनी हीट पैदा होगी, फिर आप आई स्क्वायर आर टी निकालते, आई का स्क्वायर होता 225, आर आता 8, और टी की जो वैल्यू आती 2 घंटे में होता है, यानी कि 7200 सेकंड मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन जरूरत ही नहीं है। बाकी आप इस चीज को यूनिट देख के भी समझ जाओ कि जूल पर सेकंड आ रहा है, तो हीट के लिए जूल, सेकंड के लिए टी, यानी कि एच बाई टी की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे जूल लिखा है केवल। एक पूरी क्लास में 2 ही बच्चों ने आंसर दिया हमें, वसीम अहमद ने और श्याम कुमार गुप्ता ने। बाकी को क्या हुआ भाई, किस गम में डूबे हो तुम, तो तुम पेन चला उठाकर थोड़ा सोल्व भी नहीं कर रहे हो, ट्राई भी नहीं कर रहे हो। और मैंने कितनी बार कहा कि ट्राई करना देखो क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं कि टीचर कब बताएगा। मैंने कहा कि ट्राई करना इसलिए जरूरी है, जब आप ट्राई कर रहे होते मान लो, और आप यहाँ पे एच ही निकाल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बार बार टाइम को 2 घंटे को भी यूज करने की कोशिश करते, अब अपना दिमाग लगाते, फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको गैप पता चलता है कि हम सोच क्या रहे थे, हमें सोचना क्या था। अगर आप अपने आप ट्राई नहीं करेंगे, केवल टीचर का ही वेट करते रहेंगे, आप ये कभी सीख ही नहीं पाओगे कि आप पेपर में करते क्या। तो जो नया क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको क्या करने बैठ जाओगे। तो जो बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत करेगा वो समझ जाएगा, जो केवल बैठा है ऐसे ही टीचर बताएगा तो हम देख लेंगे, हाँ अच्छा ऐसा हुआ, उसका कुछ नहीं होना। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित कर रहे में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। करो। ऐसे और में करें, ट्राई किया से गलत हो गया कोई बात नहीं, ट्राई किया गलत हो गया कोई बात नहीं, ट्राई करना बहुत जरूरी है। करते रहो, कुछ ना कुछ आएगा ही। गम में डूबे हैं सर, कश्मीर में अटैक हो गया। एक लाइट कटा है सर, कश्मीर में तो भाई अब क्या ही बताएं। जैसे जैसे मुझे लग रहा था कि समय बढ़ रहा है, मानवता बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि समय के साथ धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, छोटा बड़ा समझना, फाइनेंशियल ग्राउंड पर किसी को, भाषा के आधार पर लड़ाइयां देखो कि कन्नड़ नहीं बोल रहे, हिंदी बोल रहे हो, मराठी नहीं बोल रहे, इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही है। पता नहीं किस तरफ जा रही दुनिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि लोग हर चीज को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। आप किसी भी जगह देखो, सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स में देखो, जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब क्या ही कह सकते हैं, यानी कि निम्नतम स्तर पर जा रही है दुनिया, अब क्या ही बोले। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा, देखो बेटा वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, और कितना चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है 96,000 कूलम का, करने में उत्पन्न ऊष्मा बतानी है। ठीक, इसके अलावा मैं और कुछ जानकारी नहीं दी है, केवल यही जानकारी दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान समझना, आप कहोगे सर हीट पूछ रहा है, हीट के आपने 3 फॉर्मूले बताए थे हमें, एक बताया था VIT, एक फॉर्मूला बताया था I² RT, एक बताया था V² बाई RT। अब इस क्वेश्चन में कहीं रेजिस्टेंस प्रतिरोध तो हमें नहीं दे रखा। अगर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, यानी कि हम दूसरा तीसरा फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी पहले फॉर्मूले से कुछ होगा, अगर होना होगा तो पहला फॉर्मूला क्या है, H = VIT। अच्छा, आपको इसे पता है कि जो करंट भी दे नहीं रखी, लेकिन हमें चार्ज दे रखा है, तो करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, बताया था ना, Q/T, और ये ऊपर लिखा T, तो है भी T से T कट गया, यानी ये जो हीट पैदा हुई वो कितनी होगी, Q भी। यानी इस क्वेश्चन में भी हमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, इस टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने हमें निकाले बेटा H हीट होती है VIT, तो करंट को मैं लिख सकता हूँ चार्ज अपॉन टाइम, टाइम है भी लिखा है कट गया, नहीं कि मुझे यहाँ पे भी Q × V की मल्टीप्लाई करनी है, तो Q है 50, V की वैल्यू है 96,000, तो 4.8 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 4.8 गुणा 10 की पावर 6, तो इसका ये आंसर आया, उसका बिल्कुल ठीक है। सर मेला निखिल का एकदम ठीक आंसर है। ये गोविंदा कुमार कहता है बेटा, वैसे भी आप खुद देखो ना, 3.8 तो कहां से आ जाएगा, 3.8 समझ रहे हो,
यानी कि ये 19 का मल्टीपल है, और 19 से एक प्राइम नंबर है, वो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दिख ही नहीं रही है कि जहाँ पे ये 19 तो वाला तो मल्टीपल वैसे भी बहुत कम संभावना है। अगर आपको कुछ भी ना आए ना, कभी ऑप्शन की शक्ल ही देखो तो आपको देखो मैं क्या वैल्यू दे रखी है, या कोई वैल्यू ऐसी है जो ये जो भाई 38 के साथ 19 दूनी 38, और 19 ऐसा नंबर है जो अपने आप से या 19 से ही कटेगा, ये प्राइम नंबर है ये, तो ये ऐसे नंबर वाला तो आंसर ऐसे नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता जो भी बता रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। 20 ओम प्रतिरोध का एक वैद्युत आयरन 5 एम्पियर का करंट लेता है, 30 सेकंड में विकसित गर्मी यानी कि ऊष्मा आपको बतानी है कितनी होगी, सीधे सीधे है, ये आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए है। क्या मुस्लिम योगेंद्र केशव पवन निखिल योगेंद्र कुछ आंसर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध का एक वैद्युत आयरन 5 एम्पीयर करंट लेते सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, बेटा देखो आर भी दे रखा है, करंट भी दे रखी है, और टाइम भी। तो करंट दे रखा है तो यानी कि आई स्क्वायर आर टी, आई कितना 5 का स्क्वायर 25, आर दे रखा है 20, टाइम है 30 सेकंड। देखो सब कुछ परफेक्ट दे रखा है। रेजिस्टेंस को हम ओम में ही नापते हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, और सेकंड में ये तो कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। तो 25 दूनी 50, 50 से 150, यानी कि आंसर आएगा हमारा 1.5 गुणा 10 की पावर 4 जूल। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। सपना, वर्षा, अक्षय, शर्मिला, केशव सबका ठीक है, ये बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने सही किया, बड़े लगा देखकर। अब कुछ इसमें और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन ये देखेंगे। ये करो, गोविंदा कुमार रे, करते रहो। कुछ हमारे पास माने शुरू हुए। देखो आसान क्वेश्चन है, इसमें कि प्रतिरोध एक्स के तार में उत्पन्न ऊष्मा जब जेड समय में से वाई धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि हीट बतानी है आपको, लेकिन इस बार बेटा उसने रेजिस्टेंस को एक्स से लिखा,
टाइम को लिखा जेड से और करंट को लिखा वाई से। तो आपको पता है कि हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन आई स्क्वायर आर टी तो होती है हीट, लेकिन ये करंट को y से लिख रहा है, तो यानी कि y का स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन में y स्क्वायर है, ये ठीक हो जाएगा, ये आपसे पूरा सोल्व ही कर लो। भाई हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, तो करंट को कह रहा है कि y से लिखो, तो y का स्क्वायर हो गया। रेजिस्टेंस को कह रहा है कि x से लिखो, तो x लिख दिया। टाइम को कह रहा है कि z से लिखो, तो y स्क्वायर एक्स जेड, तो ये बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित प्रतिरोधक से वैद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती है। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस को हमें चेंज नहीं करना। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उससे अगर करंट पास कर रही है तो उससे उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होगी। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हीट होती है, अगर करंट के फॉर्म में बात करें, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, किसके वर्ग के समानुपाती होती है, करंट के वर्ग के समानुपाती। तो 13वें का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ये सीधे सीधे आंसर है, तो मेरा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधे करते रहेंगे ना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर वायर, वैद्युत हीटर तार। देखो यहां देखना ध्यान से बेटा, जो हीटर जो होता है, अगर मैं इसके वायर की बात करूं, हम सिंपल एक हीटर की बात कर रहे हैं जो हमने बचपन में देखा है, जिसके ऊपर चाय वाय बनाते थे, खाना वाना बनाते थे। पहले तो बड़ा यूज करते थे लोग, क्योंकि पहले जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोग चोरी भी करते थे। पहले टाइम में अगर आप देखो, उसके मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आने लगी है। जैसे हम छोटे थे बचपन में, तो उस समय बड़ा चलता रहा है कि हम लाइट आते गए, आ गई आ गई आ गई आ गई, लाइट भाग गई, तो फिर घर के बाहर निकल गए, गली में बच्चे इकट्ठे हो गए। तो उस समय लाइट बड़ी भागती थी हमारे यहाँ। उस समय यूपी में मुझे याद है, जब मैं उधर 12th क्लास तक वहीं पर रहा, मैं उसके बाद दिल्ली आया हूँ 12th के बाद। तो हमारे यहाँ शाम को एक 2 से 5 या 6 बजे कट फिक्स था, ठीक 2 बजे एकदम, कभी 58 एक 59 पे 2 बजे लाइट भाग जाएगी, और 2 से 6 बजे नहीं कि 3-4 घंटे नहीं आएगी। और 5 तक था कि 6 तक, मुझे याद नहीं आ रहा, तो 2 से 6 तक के आसपास लाइट भागती थी। यही काम सुबह को होता था कि सुबह को लाइट भाग जाती थी 5 बजे और 9 बजे के आसपास आती थी। तो 4 घंटे का कट लग रहा भाई साहब सुबह को, 4 का लग रहा दोपहर को, और रात का कोई भरोसा नहीं। शाम के टाइम होता था कब आ रही है कब जा रही है, वो था जो शेड्यूल में ही नहीं है। ये 8 घंटे तो शेड्यूल में ही थे, तो यानी कि लाइट ऐसी आती थी 12-13 घंटे। लेकिन अब आप देखो लाइट हर जगह 20 घंटे से तो ज्यादा आ ही रही है। अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में भी रह रहे हैं तो 20-20 घंटे लाइट आ ही रही है। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हो 20-22 घंटे लाइट मिलती है। बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो लगभग 24 घंटे लाइट आती है, कभी कभार रह जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो पहले बिजली की चोरी बहुत ज्यादा थी, खासतौर से शाम के टाइम पे कई बार लाइट कटती थी। सुबह के टाइम क्यों काटते थे वो लाइट, वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि लोग खाना वाना बनाते हैं सुबह और शाम के टाइम, तो हीटर चलाते थे और वो तार डाल देंगे, चोरी करेंगे बिजली की। तो बहुत सारा जो रेवेन्यू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बिजली चोरी हो जा रही है बहुत सारी। दूसरा, पहले आप देखो कि बल्ब जल लगते 100-100 वाट के बल्ब लगे होते थे घरों में, अब 6-6 वाट की एलईडी लगी होती है। घर में चीजें ज्यादा आ गई, इलेक्ट्रिक सामान ज्यादा आ गए, लेकिन तब भी हम उतना वाट यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है बहुत ही कम वाट की होती है, कम पावर की, एफिशिएंसी बढ़ गई है चीजों की। तो ये भी हो गया। बाकी देश आगे डेवलप करता है तो प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, वो तो एक मेजर पार्ट है ही। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आने लगी हैं। तो ओवरऑल जितना पहले था, मान लो किसी गांव में पहले 8 घंटे लाइट आ रही होगी तो आज 12-13 घंटे आ रही होगी। जहाँ 12-13 आ रही होगी तो वहां 17-18 आ रही होगी। जहाँ पहले 17-18 आ रही तो 22-23 आ रही होगी। पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है। 2-4-5 घंटे का तो हर जगह ही हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह 24 घंटे आ रही है। तो उसमें कई वजह है, बिजली चोरी का रुकना, और मैंने कहा कि जो बल्ब है अब एलईडी का यूज हो रहा है 5-6-8 वाट की, तो इस तरह की चीज है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब यहां पर हम जो इलेक्ट्रिक हीटर था बचपन में यूज करते थे, अगर मैं आपसे कहूं कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ये इलेक्ट्रिक हीटर, अगर आपसे बोला जाए ये बताओ कि मुझे हीटर का जो वायर हम बचपन में यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर चाय बना रहे हैं हीटर के ऊपर,
उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना चाहिए उसका, और उसका आपने मेल्टिंग पॉइंट लो कर दिया, गलनांक लो कर दिया, तो वायर तो मैं अब देखना अब आ जाएगी, क्योंकि अब नेट का कुछ इशू था वो रिजोल्व हो गया है। हुआ है, ठीक हुआ है लग रहा है। ग्रीन सिग्नल आया, ग्रीन सिग्नल आया आया है। आज लग रहा है वही हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि बचपन में होता था कि लाइट आई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, चली गई चली गई चली गई। कई बार लग रहा सरस्वती बैठी होती है जीप पर, तो वो लाइट का ना होकर ये नेट का हो गया आज। अभी देखना अभी कुछ बात बनेगी नहीं। जी ओके, देखो अभी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बीच में निकल गए होंगे, वो वापस आएंगे। भूमि यार बलजीत जी कह रहे हैं जी सर ओके। मतलब बचपन आज हमारा रिपीट हो गया। बचपन में हम लाइट को आते ही खुश हो जाते थे, आज ये कुछ नेटवर्क आ गया तो सही हो गया। नितिन कह रहे हैं सर हमारी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। बेटा तेरी पहली क्लास गड़बड़ हुई है तेरे आने से ही, यानी कि तू ही पनौती है क्लास के लिए। पहली क्लास में पहली क्लास ही खराब करवा दी, आ गई। चलो अब मैं देखना, मैंने कहा आपसे कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका जो वायर है वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, उच्च गलनांक का, ताकि वो ना गले। कि तार से करंट जा रही हो और तार पूरा गर्म भी हो जाए तो वो मेल्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं हर बार चाय बनाऊं तो नया तार लेके आऊं। दूसरा मैंने कहा कि जो हीटर का तार है इसका रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। तार का रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो हीट ज्यादा पैदा होगी, ठीक है। अब हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, रेजिस्टेंस भी हाई है। एक बच्चा कह रहा है कि सर बोल दो कि सबका सिलेक्शन हो जाए। भाई सबका सिलेक्शन हो जाए, जो बच्चे समय लाइव हैं सबकी बढ़िया नौकरी लगे, जो बाद में देखे उनकी भी लगे, है ना। क्या पता आज सरस्वती विराजमान हो जीप पर, ठीक है। अब नहीं फंसेगा यहाँ देखो। अब बेटा जो इलेक्ट्रिक हीटर है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रिक हीटर वायर है ये किस मटेरियल का बना होता है, किस मटेरियल का, किस पदार्थ का बना होता है, तुम कहेंगे जो हीटर का जो तार है ये बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम, नाइक्रोम। और नाइक्रोम बेटा क्या होता है, निकल और क्रोमियम, ये होते हैं मेनली निकल और क्रोमियम। थोड़ा बहुत इसमें मैग्नीज और एफी लोहा भी होता है स्टेबिलिटी मजबूती देने के लिए। तो हीटर का तार नाइक्रोम का बनाया जाता है, और हीटर का तार बनाते हैं नाइक्रोम का, और नाइक्रोम के अंदर क्या होता है, निकल, क्रोमियम। मेनली तो निकल और क्रोमियम ही होते हैं, इसलिए नाम इसका नाइक्रोम है। थोड़ा सा इसमें मैग्नीज और एफी लोहा भी होता है स्टेबिलिटी मजबूती देने के लिए, ठीक। अच्छा दूसरा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो इलेक्ट्रिक हीटर वायर है ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, कि सर इसका प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक हीटर कहता है कि इसका रेजिस्टेंस हाई है, यानी कि जब इससे करंट पास करेगी तो हीट पैदा होगी, गर्म हो जाएगा तो चाय बना लो। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है कि हीटर के वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब इससे करंट पास करेगी तो बहुत गर्मी पैदा होगी, गर्म हो जाएगा तब जाएगा ये। तो इसका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लिखेंगे इसका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव, ये इसका प्रिंसिपल है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हीटर का वायर है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में क्या क्या होता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, रेजिस्टेंस भी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई ताकि जल्दी मेल्ट ना करे, रेजिस्टेंस हाई ताकि जल्दी गर्म हो जाए, और प्रिंसिपल क्या है इसका, धारा का उसमें प्रभाव। ये सारे पॉइंट लिख लो। अभी मैं पीडीएफ से क्वेश्चन भी निकालूंगा इनसे, ठीक है। अब अगले बात है, एक लिखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, वैद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। और आज क्लास 8:30 बजे खत्म नहीं होगी क्योंकि हमारा टाइम बीच में 10 मिनट खराब भी हुआ है, तो उसे थोड़ा ध्यान में रखना। कभी 1 घंटे के बाद ही चिल्लाना शुरू कर दो, टाइम हो गया, ये नहीं बोलना किसी को भी। तो बेटा हमारे पास में हीटर है, ये सॉरी बल्ब है, और इस बल्ब का है ये फिलामेंट। अगला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछूंगा, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता
समझ जाना है कि आप फर्जी तैयारी कर रहे हो, पेपर में कुछ होना जाना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपकी इज्जत तार तार करने वाला है, इज्जत बचाने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे कहे कि जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये किस चीज का बना होता है? कोई बताएगा कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? ये पता ही होना चाहिए तैयारी करने वाले बच्चे को। बल्ब का जो फिलामेंट है, इसका जो तंतु है, इसका बना होता है, आप सबने लिख दिया होगा उम्मीद कर रहा हूं, टंगस्टन का। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल याद रखना डब्लू होता है, डब्लू। सर जो आपने नोट्स डाले हैं वो भी इन क्लासेज में एडमिन करने हैं, पता नहीं क्या लिखा है बच्चे ने, वेद कुमार ने। टंगस्टन, ठीक है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो था टंगस्टन का। हीटर का तार किसका होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का वो था, ठीक। देखो एक बच्चा नाइक्रोम बता रहा है, पूरे ब्रह्मांड को पता है इसका आंसर। अच्छा, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन की खास बात क्या है? टंगस्टन की खास बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि अगर आपको टंगस्टन को गलाना है ना, तो आपको लगभग 3400 डिग्री पे गर्म करना पड़ेगा इसे। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, और ये टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। और यानी कि अगर इस फिलामेंट को गलाना है तो 3400 डिग्री टेम्परेचर करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब कोई बल्ब पूरा ग्लो कर रहा है, मान लो कि किसी बल्ब को आपने 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो उस समय बल्ब के जो फिलामेंट का टेम्परेचर होता है वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन तब भी ये फिलामेंट क्यों नहीं गलता? क्योंकि इस फिलामेंट को गलाना है तो टेम्परेचर करना पड़ेगा 3400 के आसपास। यानी हमारे घर में बल्ब इतनी रोशनी क्यों कर देता है? क्योंकि उसका फिलामेंट 2500 डिग्री के आसपास तप रहा है। तो ही इतना सा फिलामेंट इतनी रोशनी कर देगा कि पूरे कमरे के अंदर प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बेटा टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है ताकि जल्दी गर्म हो जाए। तो टंगस्टन का भी गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च। गलनांक उच्च है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है ताकि जल्दी से मेल्ट ना करे, और रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई है ताकि जल्दी गर्म हो जाए। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि जो बल्ब होता है, आपकी क्लास में मैंने वेव तरंग वाला चैप्टर पढ़ा दिया है शायद ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने पढ़ा दिया है। बल्ब फ्यूज होता है जब इसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहते हैं बल्ब को फ्यूज हो जाना। फिलामेंट कई वजह से टूट सकता है। भाई लगातार आपसे रोज गर्म कर रहे हैं, रोज गर्म कर रहे हैं, रोज गर्म कर रहे हैं, किसी को लगातार गर्म करोगे तो कमजोर तो पड़ती है ना चीज। गर्मी हीट पैदा करने से तो एक वजह भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि करंट बहुत ज्यादा आ गई, तो बहुत ज्यादा करंट आ गई तो बहुत ही ज्यादा हीट पैदा कर देगी। तो मान लो कि वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया फिलामेंट का, तो भी ब्रेक कर जाएगा, तो इसलिए ब्रेक हो जाता है। अच्छा देखो, मैंने अगर आपको वेव चैप्टर पढ़ाया है तो एक चीज, अभी एक शब्द यूज होगा तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि जब कोई बल्ब ग्लो करता है तो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। अब मेरे पास में एक बल्ब था, उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी ली, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जो एनर्जी को खा रहा है, उस एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट किस रूप में बाहर निकालता है? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी खा के प्रकाश फेंकता है। नहीं, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी खा के प्रकाश तो फेंकता ही है, लेकिन इस प्रकाश से भी ज्यादा फेंकता है इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण। तो पेपर में कभी आ जाए कि जब कोई बल्ब ग्लो कर रहा होता है तो उससे मैक्सिमम रेडिएशन कौन सी निकलती है, तो विजिबल लाइट पे टिक नहीं लगाना, इंफ्रारेड पे लगाना है। ये वेव वाले चैप्टर में आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव वो होती है जो हमें गर्माहट महसूस कराती है। जैसे आप कभी कोई बल्ब जब ग्लो कर रहा हो ना, उसके हाथ पास अपना हाथ रखना, आपको लगेगा जैसे आपके हाथ में गर्मी सी घुस रही है। आपके हाथ में एक लगेगा कि जैसे गर्माहट, एक भभका सा घुस रहा है जो आपके हाथ को जला देगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके अंदर लिखेंगे हम कि मैक्सिमम एमिटेड रेडिएशन, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण, ये होती हैं इंफ्रारेड।
अवरक्त, मैक्सिमम इमिटेड रेडिएशन होती है इंफ्रारेड। अच्छा, इसमें भी अगर आपसे पूछे कोई कि जो बल्ब है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिद्धांत भी वही है कि इससे करंट पास करेगी तो गर्मी पैदा करेगा ये, तो लिखेंगे इसका प्रिंसिपल होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। अच्छा, कोई पूछा कि जो बल्ब होता है इसके अंदर कौन सी गैसें भरी होती हैं, नाइट्रोजन और आर्गन गैस, ये इनर्ट गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती, तो फिलामेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे गैसों के बारे में, अलग अलग जगह कौन कौन सी गैसें होती हैं, बल्ब पढ़ा रहे तो यहाँ पर हमने लिखवा दिया। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, गलनांक उच्च है, रेजिस्टेंस भी हाई है, धारा के उष्ण प्रभाव पे काम करता है। बल्ब जब पूरा ग्लो कर रहा होता है 220 वोल्ट पे सोर्स पे, तो 2-2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके फिलामेंट का तापमान होता है, गैस भरी होती है नाइट्रोजन आर्गन, और एक किस पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। मैक्सिमम इमिटेड रेडिएशन किसी बल्ब से कौन सी होती हैं, विजिबल लाइट से भी ज्यादा निकलती हैं, इंफ्रारेड। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे पॉइंट अभी आएंगे कुछ देर में पीडीएफ से। एक लास्ट लिखेंगे फ्यूज वायर, फ्यूज वायर। देखो बेटा, जो फ्यूज वायर है ना, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, हमें हमारे घर के सामानों को बचाता है, सेफ्टी डिवाइस है ये। सेफ्टी का देखो कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि हमारे घर में हमने कनेक्शन लिया, नया मकान बनाया किसी नई कॉलोनी में, तो आपने खंबे से आपने कनेक्शन लिया, तो जो बिजली घर से जो भी लाइन मैन आया, जेई जो भी आया, तो क्या करेगा, हमारे घर में जब कनेक्शन देगा तो दो वायर हमारे घर में पहुंचेंगे खंबे से। तो बेटा जो एक वायर होता है ना, जो हम अपने घर में कनेक्शन लेते हैं, एक वायर जो होता है वो होता है 220 वोल्ट पे, इसे हम कहते हैं लाइव वायर या वैद्युत में तार या हॉट वायर। और एक तार होता है, ये होता है 0 वोल्ट पे, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल। भाई आपको पता है कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आती है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है। हमारे घर में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट का डिफरेंस कैसे बनता है, एक तार 220 वोल्ट पे होता है, एक 0 पे, तो डिफरेंस बन जाएगा 220 का। तो हम अपने घर में जब कनेक्शन लेंगे तो जो एक होगा लाइव वायर 220 वोल्ट वाला, एक होगा न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये 220 वोल्ट पे है एक लाइव वायर और एक 0 वोल्ट पे न्यूट्रल वायर। अब आप अपने घर में क्या करेंगे, जब कनेक्शन लोगे ना, तो मान लो कि यहाँ पे किसी लकड़ी के उस पे आपने मीटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मीटर से में सीधे कनेक्शन नहीं कर दोगे। आप देखना आपके घर में मीटर के साथ में ना कैसे एक फ्यूज भी लगा होता होगा, सफेद रंग का पत्थर से का होता है ना, वो एक फ्यूज लगा होता है, पहले तार उससे पास करेगा फिर मीटर के अंदर जाएगा। तो जो फ्यूज है इससे हम पास क्यों कराते हैं, पहले इसलिए कराते हैं, ये जो फ्यूज का जो वायर है ना, जो फ्यूज में तार होता है, ये जो फ्यूज वायर है, हम चाहते हैं कि पहले इससे करंट पास करे, उसके बाद हमारे घर के मीटर में जाए और फिर बाकी सामान पहुंचे कूलर फ्रिज वगैरह में। तो सबसे पहले हम करंट को हम उसे फ्यूज से पास क्यों कराते हैं, क्योंकि जो फ्यूज का जो वायर होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक हम बहुत ही लो रखते हैं, कि अगर कभी पीछे से करंट ज्यादा मात्रा में आ जाए तो सबसे पहले वो करंट फ्यूज से पास करेगी, तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक तो लो है, तो जल्दी गल जाएगा, तो गल जाएगा नहीं कि फ्यूज टूट जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, तो घर में आगे करंट पहुंच नहीं पाएगी, तो घर के बाकी सारे सामान बच जाएंगे। भाई हमने अभी पढ़ा कि करंट तो हीट पैदा करती है। तो हमारे घर में देखो 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, अगर आपने प्रॉपर अपने घर में ये फिटिंग करा रखी है, तो एक आपके घर में होते हैं पतले वाले स्विच। आप देखना जिस कमरे में भी आप है 5-6 स्विच लगे होंगे बल्ब के लिए, पंखे वगैरह के लिए, तो जो पतले से स्विच होते हैं ना, ऑन ऑफ करते हैं, जो आप पतले से व्हाइट कलर के आपके घर में लगे हैं, जो ये 5 एम्पियर तक की करंट को अलाउ करते हैं। ये पतले वाले स्विच पंखे के साथ में, टीवी के साथ में, बल्ब के साथ में लगे होते हैं, ट्यूबलाइट के साथ में। लेकिन हमारे घर में हर एक कमरे में एक पावर प्लग भी होता है, आपने देखा ना घर में एक ऐसे दिखता होगा आपको, मोटा सा ऐसे,
ये जो पावर प्लग होता है ये हम लगाते हैं घर में, हर एक कमरे में एक आध रहता है ये, कि कभी हमें प्रेस करनी है, हैवी चीज चलानी है, मोटर चलानी है, गीजर चलाना है, तो इसमें एक पावर प्लग होगा, ये 16 एम्पियर तक के करंट को अलाउ करता है। तो पतले वाला 5 एम्पियर को, मोटे वाला 15-16 एम्पियर तक को। लेकिन मान लो हमारे घर में कभी गलती से पीछे से करंट आ गई 80-90 एम्पियर की, तो 80-90 एम्पियर करंट तो बहुत ज्यादा हीट पैदा कर देगी, घर के सारे सामानों को जला के राख कर देगी। अभी हमने पढ़ा कि करंट जो है वो हीट पैदा करती है, तो हम चाह रहे हैं कि कभी ज्यादा मात्रा में करंट आ भी जाए तो करंट सबसे पहले किससे पास करनी चाहिए? फ्यूज के तार से। तो फ्यूज के तार से बहुत ही भयंकर करंट पास करेगी 80-90 एम्पियर की, तो तार गर्म होकर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, आगे करंट पहुंच नहीं पाएगी, तो घर के सारे सामान बच जाएंगे। तो सेफ्टी डिवाइस से काम करता है, हमारे घर के सारे सामानों को बचा के रखता है ये। तो हम क्या चाहते हैं, दोबारा सुनेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे घर में जैसे ही सबसे पहले जब मैंने कनेक्शन लिया तो करंट सबसे पहले मेरे घर में, यानी कि मीटर में जाके सीधे पंखे, बल्ब, कूलर, फ्रिज में पास ना करे, सबसे पहले फ्यूज से पास करे। अगर वो ज्यादा करंट आ गई तो फ्यूज का तार गर्म होकर टूट जाएगा, उड़ जाएगा, तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, आगे करंट पहुंच ही नहीं पाएगी, तो मेरे घर के बाकी सारे सामान बच जाएंगे। तो इसलिए सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है ये। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो फ्यूज वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कैसे रखना चाहिए, लो की हाई, हम बोलेंगे इसका गलनांक लो रखेंगे। हाई रख दिया तो पता चला कि गला ही नहीं, बाकी घर के सारे सामान उड़ गए, उड़ा ही नहीं, फायदा क्या हुआ? तो मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे लो, रेजिस्टेंस रखेंगे हाई ताकि जल्दी गर्म हो जाए, और गर्म होकर टूट तो जल्दी जाएगा ही, मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि जो फ्यूज वायर है ये हम किसका बनाते हैं, देखो फ्यूज वायर बनाने को आप कॉपर, तांबे का भी बना सकते हो, लोहे का भी, एल्युमिनियम का भी, लेकिन जो बेस्ट होता है जो पेपर में आता है, ये फ्यूज वायर बनाता है लेड और टिन के अलॉय का। ये शीशे और टिन के मिश्र धातु का बना होता है, लेड और टिन के मिश्र धातु का। लेड को हिंदी बोलते हैं शीशा, शीशे और टिन के मिश्र धातु का। लेड का सिंबल होता है पीबी, टिन का होता है SN, तो कई बार वो सिंबल भी लिख देता है पीबी और SN। ठीक है। अब ये फ्यूज वायर जो है हम कैसे कनेक्ट करते हैं बेटे, जो फ्यूज वायर होता है इसे कनेक्ट किया था, जो लाइव वायर होता है ना 220 वोल्ट वाला, ये लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम। लाइव वायर वाले के साथ में 220 वोल्ट वाला तार है, उसके साथ लगाएंगे सीरीज में। तो सीरीज में क्यों लगाएंगे? अगर ये फ्यूज उड़ गया तो सीरीज में तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो करंट आगे पहुंच ही नहीं पाएगी। तो लिखेंगे इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद लाइव वायर। यह है वैद्युत में तार के साथ, लाइव वायर या हॉट वायर जो भी आप कहना चाहो, यह वैद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यह है वैद्युत में तार, यानी कि 220 वोल्ट वाला, यह वैद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद लाइव वायर। आजकल तो खैर फ्यूज का यूज करते नहीं है, आजकल तो MCB चलती है, हर एक कमरे का अलग अलग सर्किट बना देंगे, है ना। आजकल तो खैर अलग जमाना आ गया, लेकिन ये मेन वाला फ्यूज तो अभी भी आगे लगा ही होता है, या बहुत प्रॉपर आपने फिटिंग करा रखी है। तो एक मेन भी MCB होती है, जो वो गिर गई तो सारे घर की लाइट एक साथ रुक जाएगी, अदरवाइज एक आध गिरी तो किसी एक कमरे की ही रुकेगी। खैर पेपर में अभी भी आता है तो हमें पढ़ना ही है। यह वैद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लेड और टिन के शीशे का बनाया जाता है। और इसका प्रिंसिपल भी क्या है? इसका प्रिंसिपल भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये करंट हीट पैदा करती है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव, धारा का उसमें प्रभाव। अब मैं मान के चल रहा हूं कि सारी बातें आपने लिख ली हैं। अब पेपर में क्वेश्चन इनसे कैसे कैसे दिखेंगे वो आपको बताना है। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हमने ले लिया आपके लिए, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 15, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, आगे ABCD का ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं। बाकी सारे आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बुद्धि का प्रयोग करना है इसमें।
निखिल नागेंद्र पवन का सबसे पहला आंसर है, नागेंद्र पटेल का बिल्कुल गलत है। बेटा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। इसने लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि फ्यूज वायर के लिए मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई, ये तो उपयुक्त है। ये तो बेसिक कंडीशन है फ्यूज वायर की, मेल्टिंग पॉइंट लो, रेजिस्टेंस हाई। तो नहीं तो उड़ा दो, ये तो आंसर ही नहीं बनेंगे हमारे। तो फ्यूज वायर के लिए मेल्टिंग पॉइंट लो, रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई। तो जो बी देखो, बी में लिखा है कि थिक एंड शॉर्ट। बेटा अगर तार छोटा मोटा हुआ तो छोटे मोटे तार का रेजिस्टेंस तो कम होगा, तो ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो यही हमारा आंसर है भाई, फ्यूज वायर के लिए रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो छोटे मोटे तार का रेजिस्टेंस तो कम होता है, ये इसके लिए बेस्ट नहीं है। तो नामरा दास का भी गलत है, ये अमित कुमार का भी गलत है, केशव वर्मा का भी गलत है, बाकी निखिल का सही है, अजय सिंह मुंडा जी का भी ठीक है। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका ठीक है, बाकी सबका गलत। एक क्वेश्चन देखो, ये सामान्य 220 वोल्ट आपूर्ति लाइन पर काम कर रहे वैद्युत प्रकाश बल्ब के फिलामेंट का सबसे संभावित तापमान क्या है। तो 220 वोल्ट पर काम कर रहे बल्ब का टेम्परेचर होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा संभावित कौन सा है, 2500। एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में अधिकांश खपत की गई अधिकांश वैद्युत शक्ति किस प्रकार दिखती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में, यानी कि आंसर आएगा बी। ये डायरेक्ट है तो इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं इन्हें। आप लोग बस कमेंट करते रहना, देखना कि किसका ठीक हो रहा है किसका गलत। ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज। फ्यूज किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्या करती है, हीट पैदा करती है, तो गर्म होकर टूट जाएगा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। नाइक्रोमेटिक मत लगा देना, वो हीटर के लिए था। ये सब क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखेंगे आपको, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे हम। करते रहना फटाफट, ठीक है। 220 वोल्ट और 110 वोल्ट वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर गलत है। टेलीग्राम पे आया था क्या क्वेश्चन, वो गलत कैसे लिख दिया भाई। कब की बात है वो, बच्चे हंस भी रहे इस पे। ज्यादातर बच्चों ने लिखा, जो 50 लिख रहा है उससे गलत है, 25 वाट है इसका। एक बच्चे ने स्क्रीन शॉट भी डाल दिया, आंसर है 25। गलत लिख दिया इन्होंने। कभी ऐसे गलत आंसर आया ना किसी का, मुझे बता दिया करो, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया अभी। वो ये फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्यूज वायर जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन। फ्यूज वायर किसके बराबर होता है, लेड और टिन के अलॉय का। फटाफट करेंगे गोली की रफ्तार से। फ्यूज वायर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में लाइव वायर के साथ। देखो कितनी गोली की रफ्तार से, डायरेक्ट लाइन लिखवाई ना भी बोर्ड पे, तो क्या ही टाइम खराब करना। इलेक्ट्रिक हीटर किसका बना होता है, नाइक्रोम का। टंगस्टन का होता है बल्ब। बेटे ब्रास में एक चीज ध्यान रखना, दो चीज होती है, एक होता है ब्रास पीतल, एक होता है ब्रोंज कांस्य। ठीक है। तो बेटा ब्रास है ना, पीतल बना होता है कॉपर और जिंक का, तांबे और जस्ते का। पीतल पूछ लेता है कि किस किस समय का बनता है, तांबे और जस्ते का। और जो ब्रोंज होता है कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल, ये होता है कॉपर और टिन का। टिन का सिंबल होता है आपको पता ही, SN। तो ऐसे याद रखना कि ब्रास की स्पेलिंग में जेड नहीं है तो इसमें जेड वाली चीज आएगी, ब्रोंज की स्पेलिंग में जेड है, इसमें जेड वाली चीज नहीं आएगी। ऐसे याद रखना है कि जेड अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में आएगा, क्वेश्चन में है तो आंसर में नहीं आएगा। तो ब्रास में कॉपर और जिंक, वहां पे कॉपर और टिन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में।
कल बाकी चीजें हम करेंगे कि एमीटर वोल्ट मीटर इन सब की बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। और आप सब लोग, क्लास बीच में डिस्टर्ब भी हुई नेटवर्क की वजह से, लेकिन आप लोग रुके रहे, ये देख के हमें बढ़िया लगा। छोटू चौधरी, सपना, साहिल, केशव, प्रीति सब बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सबका ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।